Hello everyone, I am MD Shakib. I am from MMC Delhi and currently I am in final year. In this video, we will cover a very short and very important topic of organic chemistry, and that is some basic principle and techniques. एक्चुअली ये जो चैप्टर जो है ना आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस चैप्टर से अब अगर आप प्रीवियस ईयर्स में अगर देखो 2 से 3 क्वेश्चन इससे आते हैं एंड वो डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी से आते हैं, या एनसीईआरटी के जो इनसाइड में जो सॉल्व एग्जांपल्स आपके दिए गए हैं वहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं. सो अगर केमिस्ट्री में अगर किसी चैप्टर से डायरेक्टली, वो भी एनसीईआरटी से, जो मुझे मतलब अगर हम उसको अच्छे से पढ़ ले तो वहाँ से क्वेश्चन मतलब ईजिली हो जाएंगे. 2 से 3 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो फिर वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको आपको स्किप नहीं करना चाहिए. तो आई विल से कि ऑर्गेनिक में आपको इस चैप्टर को तो मस्ट करना ही करना है, एंड वो भी आपको एनसीईआरटी से कवर करना है. तो फॉर योर कन्वीनियंस मैंने क्या किया है कि जितने भी आपके जो इम्पॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स है, मतलब कि जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, इसके अलावा जो भी आपके सॉल्व एग्जांपल्स है उन सभी को मैंने क्रॉप करके यहाँ पे एक शॉर्ट नोट एक तरह से तैयार कर दिया है. एंड इस शॉर्ट नोट्स के थ्रू हम उन सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेंगे, सो दैट आपके कोई भी क्वेश्चन जो है ना इस चैप्टर से वो छूटे ना. तो बहुत ही मतलब ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगा, शॉर्ट वीडियो ही होगा, एंड इसमें हम सारे पॉइंट्स को अच्छे से कवर कर लेंगे. एंड साथ में ये जो PDF है ये अब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा. आप मैं मतलब चैनल के लिंक वहाँ से जाकर आप देख सकते हो. तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो. प्रिंट कराना चाहो तो प्रिंट करा सकते हो, सो दैट आप बाद में जो है इसे आप रिवीजन कर सको. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहला जो हमें एनसीईआरटी के अंदर जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है कि जो वोलर जो है ना, उन्होंने, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, वोलर ने सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया था फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड. एक्चुअली पहले ये माना जाता था कि जो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं ना वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किए जाते हैं, मतलब कि सिर्फ प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं. उनको हम लैब में नहीं बना सकते, लैब में हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते. बट वोलर ने इस स्टेटमेंट को डिस्प्रूव कर दिया, और वोलर ने क्या कहा कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी लैब में बना सकते हैं. और उन्होंने सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था दैट वाज यूरिया. एंड यूरिया को बनाया किससे था, तो अमोनियम साइनेट से बनाया था. तो अमोनियम साइनेट को हीट किया, और हीट करने के बाद डिकम्पोजिशन से यूरिया का फॉर्मेशन हुआ. एंड यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि सिंथेसाइज किया गया था लैब के अंदर. और यह यूरिया कहाँ पे पाया जाता है, ह्यूमन यूरिन में पाया जाता है. फिर उसके बाद जो है आपका आता है कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन. आप अगर PIQs को अगर आपने देखा हो इस चैप्टर का, तो यहाँ से सिग्मा एंड पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करने के लिए भी पूछा जाता है. तो हम एक एग्जांपल, हमने ये सॉल्व एग्जांपल मैंने लिए हैं, तो यहाँ से हम इसको समझते हैं कि कैसे हमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करना है, क्या अप्रोच होना चाहिए ताकि हमें कोई वहाँ पे क्वेश्चन में गलती ना हो बेसिकली. तो देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक आउटलाइन मतलब इसका एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना अच्छे से एक्सपैंडेड फॉर्म में. जैसे यहाँ पे पहला अगर हम एग्जांपल ले तो CH, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड C, फिर उसके बाद CH, ठीक है, देन उसके बाद डबल बॉन्ड C, फिर CH और फिर CH3. आपको करना क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लिया, मतलब कि सिर्फ कार्बन कार्बन को यहाँ पे किया हमने और हाइड्रोजन को अलग हमने कर दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे. ठीक है, अब देखो टोटल सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, तो सबसे पहले कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें से एक सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड होगा. ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा 1 पाई, ये ध्यान रखना आपको. फिर यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड हो गया, डबल में एक सिग्मा 1 पाई हो गया. फिर ये सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड क्योंकि 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड क्योंकि 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है. तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 एंड +3, दैट इज टोटल 10 हो गए. तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे 10 हो गया. अगर इसमें क्वेश्चन मॉडिफाई क्या करेगा, कार्बन कार्बन के बीच का सिग्मा बॉन्ड बताओ, तो 1 2 3 4, टोटल 4 हो गए. यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच का सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का सिग्मा बॉन्ड, रिमेनिंग जो 6 हो गया. अब आता है टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने इस स्ट्रक्चर में, तो अभी मैंने बोला ट्रिपल में एक सिग्मा 2 पाई होते हैं तो ये दोनों आपके पाई हो गए. डबल में एक सिग्मा 1 पाई होता है तो ये आपका पाई हो गया. तो टोटल हमारे पास 3 पाई बॉन्ड हो गए. तो टोटल सिग्मा बॉन्ड 4 + 6 10 एंड टोटल पाई बॉन्ड आपके 2 + 1 3 हो गए. यहाँ पे डबल बॉन्ड के 2 पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के 2 पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड का 1 पाई बॉन्ड हो गया. उसी तरह आपको ये सेकंड वाला एग्जाम्पल अपने से सॉल्व करना है. अप्रोच क्या होना चाहिए कि आपको ऐसे एक्सपैंडेड डायग्राम आपको ड्रॉ करने, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने, एंड देन उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है. क्लियर है. नेक्स्ट आपका जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ये भी मैंने सॉल्व एग्जाम्पल लिए वहाँ पे दिए हुए थे. सो मैं सोचा कि एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ. हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर. LP का मतलब है लोन पेयर, एंड दैट विल बी इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन अगर 2 होता है तो वो SP कहलाता है,
3 अगर होता है तो sp2 कहलाता है, 4 अगर होता है तो वह sp3 कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, CH3Cl हमें यहाँ पे दिया गया, तो CH3Cl में अगर देखो आप तो यहाँ पे CH3Cl ऐसे आपको डायग्राम ड्रॉ कर लेना एक्सपेंडेड फॉर्म में। ठीक है, अब इस कार्बन को अगर आप नोट करो तो ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, एक 3 हाइड्रोजन के साथ और एक क्लोरीन के साथ, और ये चारों सिग्मा बॉन्ड है, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड 4 हो गए। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, 4 बॉन्ड बना लिया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 0, मतलब कि लोन पेयर 0 हो गया। तो 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन 4, और 4 का मतलब क्या है? sp3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, C डबल बॉन्ड O, दोनों साइड हमारा CH3 है। दोनों साइड हमने CH3 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से रीड करो, CH3 होल ट्वाइस, उसके साथ CO है, मतलब कि CO उसके साथ दोनों CH3 अटैच्ड है, इसका मतलब ये है। तो ये स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिया। नाउ अगर हम इस कार्बन को अगर देखें तो ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है और 2 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो टोटल सिग्मा 1 2, और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई 3, तो टोटल सिग्मा यहाँ पे 3 हो गए। कार्बन 4 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है, 4 बॉन्ड उसने बना लिया, लोन पेयर 0 हो गए। 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन 3, और 3 का मतलब sp2, तो इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। ठीक है, अगर हम इस कार्बन की बात करें या इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 1 सिग्मा बॉन्ड कार्बन के साथ, सेम यही 3 हाइड्रोजन के साथ 1 सिग्मा कार्बन के साथ, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, हाइब्रिडेशन 4 का मतलब sp3। तो ध्यान से रीड करना है, पेपर में कौन सा कार्बन का पूछा गया है। कैसे वो पूछेगा कि स्टार कर देगा, और स्टार्ट जो कार्बन है, मार्क जो कार्बन है, उसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। या फिर एक बार क्वेश्चन आया था कि कार्बन नंबर सेकंड का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। ठीक है, तो वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ था, तो आपको IUPAC नेमिंग में जैसे नंबरिंग करते हो वैसे आपको नंबरिंग करना होगा। तो दिस इज द पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है, दिस इज द पेरेंट कार्बन चेन। अगर हम इसकी नंबरिंग अगर हम करते हैं तो इधर नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, आप इधर से भी कर सकते हो, मतलब लेफ्ट साइड से भी, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो नंबर 2 कार्बन ये हमारा बीच वाला कार्बन, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना था? sp2 था। नंबर 3 का पूछता तो sp3 हो जाता, नंबर 1 का पूछता तो sp3 हो जाता। तो इस तरह यहाँ पे आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा सकता है, एंड दिस इज द प्रोसेस हाउ यू कैन कैलकुलेट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज हेट्रोसाइक्लिक का कॉन्सेप्ट। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे रिंग में कार्बन के अलावा अदर एटम होते हैं। स्टेटमेंट पे मेरे फोकस करना, रिंग में कार्बन के अलावा अदर एटम होते हैं। मतलब अगर यहाँ पे टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का स्ट्रक्चर देखो, रिंग में कार्बन है, मतलब जो कॉर्नर्स होते हैं ना, एक्चुअली दे आर रिप्रेजेंटिंग द कार्बन। ठीक है, तो रिंग में कार्बन के अलावा ऑक्सीजन एटम आ रहा है, कार्बन के अलावा जो एटम, हाइड्रोजन को हम इसमें काउंट नहीं करते, हाइड्रोजन कंसीडर नहीं करते, तो हाइड्रोजन हर जगह होता है। तो कार्बन के अलावा यहाँ पे रिंग में ऑक्सीजन आ रहा है, दैट मीन्स ये हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। अगर आपको पूछा जाए क्या ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है? यस, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि रिंग में ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ पे रिंग में सल्फर आ रहा है, यहाँ पे रिंग में नाइट्रोजन आ रहा है, तो ये भी आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होंगे। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड समझिए क्या होता है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब होता है जहाँ पे रिंग में कार्बन के अलावा अदर एटम्स आते हैं। नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी हेट्रो एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर, एंड मैं अगर एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ये स्ट्रक्चर हमें दिया गया, NH2 अटैच कर दिया हमने, और पूछा गया कि इसमें टोटल हेट्रो एटम्स बताओ कितने हैं। तो हेट्रो एटम्स ऑलवेज, हेट्रोसाइक्लिक हो चाहे हेट्रो एटम्स, कॉन्सेप्ट वही है। हेट्रो एटम्स का मतलब होता है कि वह एटम जो कार्बन के अलावा रिंग में प्रेजेंट है। ये रिंग वाला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हमेशा फोकस करना। तो जैसे अगर यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, ये रिंग में प्रेजेंट है कार्बन के अलावा, बट ये नाइट्रोजन ये रिंग के बाहर है, ये रिंग का पार्ट नहीं है, रिंग के मतलब रिंग से अटैच है नो डाउट, बट वो रिंग के बाहर प्रेजेंट है, तो हम इसको हेट्रो एटम्स में काउंट नहीं करेंगे। इस वजह से यहाँ पे टोटल हेट्रो एटम्स कितने होंगे? ओनली 1 ऑक्सीजन होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट बहुत बार पूछा गया इस पे क्वेश्चन। ओके, अब आता है एरोमेटिसिटी का। तो उसका कॉन्सेप्ट देखो, पहले मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको टोटल पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने होते हैं। अगर वो 4 के मल्टीपल में अगर आएंगे, अगर वह 4 के मल्टीपल में आएंगे तो वह नॉन एरोमेटिक होगा। बट अगर पाई इलेक्ट्रॉन 4 के मल्टीपल में नहीं आएगा तो वो आपका एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अब इसको समझते हैं कैसे। अगर हम बेंजीन की स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर पाई सिग्मा पाई टोटल 3 पाई बॉन्ड होता है रिंग में जो कंजुगेट कर रहा है, ठीक है। तो 3 पाई बॉन्ड है, ध्यान रखना। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो टोटल यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। सेम इसी तरह एनिलीन में भी अगर रिंग में अगर तुम देखो तो टोटल 3 पाई बॉन्ड है, मतलब कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, जल्दी बताओ आप।
6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नैप्थलीन। नैप्थलीन में देखो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, पूरा पाई बॉन्ड कंजुगेट कर रहा है। यहाँ पे टोटल कितने, 3 इधर 2 इधर 6 सॉरी 5 हो गया, तो टोटल 5 पाई बॉन्ड, मतलब कि पाई इलेक्ट्रॉन डबल 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे आप बताओ 6 क्या 4 के मल्टीपल में आता है? नहीं आता है ना। 4 इंटू 2 8, फिर 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 4 16, ठीक है। तो 6 नहीं आता, या 10 भी नहीं आता है। तो ये 4 के मल्टीपल में नहीं आ रहा है, 4 के मल्टीपल में नहीं आ रहा है, दैट मीन्स दे आर एरोमेटिक। क्लियर है? तो ये तीनों हमारे एरोमेटिक हो जाएंगे। ट्रोपोन का स्ट्रक्चर आप देखो, पाई सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा पाई, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल यहाँ पे जो प्रोपोन में टोटल आपके 3 पाई बॉन्ड है, ठीक है। 3 पाई बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? 3 पाई बॉन्ड का मतलब हो गया टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन 4 के मल्टीपल में आता है? नहीं आता है। 4 के मल्टीपल में नहीं आता है, दैट मीन्स ये भी आपका एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। तो पहले तो हम समझ गए कि एरोमेटिक क्या होता है। एरोमेटिक के लिए आपको टोटल पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 के मल्टीपल में नहीं आता है, दैट मीन्स वो हमारा एरोमेटिक होगा। अब बेंजीनवाइड है या फिर नॉन बेंजीनवाइड है, इस पर अब थोड़ा सा हम फोकस करते हैं। बेंजीनवाइड का सिंपल सा मतलब होता है कि जहाँ पे बेंजीन वाला स्ट्रक्चर होगा वो आपका बेंजीनवाइड, जहाँ पे बेंजीन वाला स्ट्रक्चर नहीं होगा वो आपका नॉन बेंजीनवाइड है। जैसे बेंजीन ये स्ट्रक्चर है तो ये तो बेंजीनवाइड होगा ही। इसमें एनिलीन में देखो बेंजीन वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है कि 6 मेंबर्ड रिंग होता है जहाँ पे ऑल्टरनेटिंग पाई बॉन्ड होते हैं, तो ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है मतलब ये भी बेंजीनवाइड है। नैप्थलीन में भी देखो ये बेंजीन वाला रिंग दिख रहा है, मतलब कि ये भी आपका बेंजीनवाइड है। बट अगर आप ट्रोपोन में फोकस करो तो ट्रोपोन में क्या है आपका स्ट्रक्चर? ट्रोपोन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है स्ट्रक्चर, ठीक है, आई थिंक, हाँ। तो इसमें ऐसे ये डायग्राम है। तो इसमें पाई फिर सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा, ऐसा है। मतलब यहाँ पे कंसेक्यूटिव ऐसे 2 सिग्मा आ जा रहा है, बट बेंजीन में ऑल्टरनेटिंग फॉर्म में होता है ना। मतलब ये बेंजीन वाला स्ट्रक्चर है क्या? नहीं है ना, बेंजीन वाला स्ट्रक्चर नहीं है, दैट मीन्स ये नॉन बेंजीनवाइड कंपाउंड है। तो नॉन बेंजीनवाइड है, तो बहुत ईजिली आप समझ जाओ। बेंजीनवाइड सिंपल सा मतलब जहाँ पे बेंजीन रिंग होगा, नहीं है मतलब कि नॉन बेंजीनवाइड है। क्लियर है? फिर है हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। पहली बात बताओ क्या हेट्रोसाइक्लिक है, आप खुद से आइडेंटिफाई करके बताओ। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक क्या फ्यूरान है, क्या थायोफिन है, क्या पायरिडीन है? बिल्कुल, तीनों आपके हेट्रोसाइक्लिक है। फ्यूरान में यू कैन सी कि यहाँ पे ऑक्सीजन आपका रिंग में प्रेजेंट है कार्बन के अलावा, यहाँ पे थायोफिन में सल्फर प्रेजेंट है कार्बन के अलावा, एंड पायरिडीन में रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट है कार्बन के अलावा। दैट मीन्स ये तीनों स्ट्रक्चर आपके हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो हेट्रोसाइक्लिक तो क्लियर हो गया कि तीनों है। अब एरोमेटिक है या नहीं, अगर वो हम देखें तो देखो फ्यूरान में आपका 2 पाई बॉन्ड है। 2 पाई बॉन्ड का मतलब कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्या 4 के मल्टीपल में आता है? यस आता है। 4 के मल्टीपल में आता है तो क्या नॉन एरोमेटिक है? यस नॉन एरोमेटिक है, बट दिस इज रॉन्ग। ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड होता है। कैसे होता है उसको थोड़ा सा समझो। देखो एक्चुअली ऑक्सीजन जो है ना, इसके ऊपर यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है? आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने बॉन्ड बना रहा है? यहाँ पे 2 बॉन्ड बना रहा है। कितने बच गए? 4 बच गए। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे लोन पेयर है। सल्फर के ऊपर भी लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, मतलब एक तो से लोन पेयर भी कंजुगेट कर रहा है। तो दिस लोन पेयर इज ऑल्सो कंजुगेटिंग, दैट मीन्स दिस लोन पेयर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरोमेटिसिटी। ओके, तो इस वजह से अगर हम लोन पेयर जो है इसको भी अब हम पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काउंट करेंगे। तो टोटल अगर पाई इलेक्ट्रॉन, अब मैं पूछूं कितना है, तो 2 पाई बॉन्ड के 4 हो गए और 2 लोन पेयर के हो गए, तो टोटल 6 हो गए। तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। थायोफिर में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये आपके 4 के मल्टीपल में नहीं आते, दैट मीन्स दे आर एरोमेटिक। अब इम्पॉर्टेंट है आपका पायरिडीन का। अब मुझे देख के बताओ क्या पायरिडीन का लोन पेयर क्या ये एरोमेटिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है, ये मुझे देख के बताओ, ठीक है। अगर आप क्लियरली अगर देखो तो यहाँ पे पाई सिग्मा पाई, मतलब कि यहाँ पे लोन पेयर कंजुगेशन में गया ही नहीं। लोन पेयर के यहाँ पे कंजुगेशन में कोई रोल ही नहीं है। अब मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ पायरिडीन का, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा एंड उसमें ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो पाई फिर सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा, दैट मीन्स लोन पेयर का कोई रोल ही नहीं आया। लोन पेयर का कोई रोल ही नहीं है, दैट मीन्स लोन पेयर इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द कंजुगेशन, दैट मीन्स लोन पेयर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोमेटिसिटी। इस वजह से हम लोन पेयर को यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन में। लोन पेयर को हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन में।
तो यहाँ पे हम किसे काउंट करेंगे, पाई बॉन्ड को। देखो यहाँ पे टोटल 3 पाई बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है मतलब कि टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 के मल्टीपल में नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ओके एक बार एक्चुअली मैंने ये लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट इसलिए बताया है क्योंकि आपका एम्स के एग्जाम हुआ था, उसमें एसर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन आया था। एसर्सन में बोला गया था कि पायरिडीन इज अ एरोमेटिक कंपाउंड, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट था। एंड रीजन में था कि दो पायरिडीन का जो लोन पेयर जो होता है दैट एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर द एरोमेटिसिटी ऑफ द पायरिडीन, जो कि गलत स्टेटमेंट था। बहुत सारे बच्चों ने वहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार गया था कि हाँ रीजन एक्सप्लेनेशन है, बट दैट वाज रॉन्ग। लोन पेयर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करता ही नहीं है, ये एरोमेटिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता ही नहीं है। एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे जो भी आपके टेट्राहाइड्रोफ्यूरान हो गया, ठीक है, ये आपके स्ट्रक्चर्स हो गए और ये आपके स्ट्रक्चर्स हो गए, ये आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि रिंग वाले स्ट्रक्चर स्पेशली ये जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर में आया था, पायरिडीन का आपको स्ट्रक्चर नहीं दिया गया था, सिंपली आपको बताना था कि पायरिडीन के अंदर टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है, टोटल कितने पाई बॉन्ड है एंड कितने लोन पेयर है। तो ये आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, तो स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करना, लिख कर धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका बिल्कुल क्लियर है। यहाँ तक अगर कोई भी अगर डाउट हो तो बताना, ठीक है, कोई भी डाउट हो कुछ भी, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको इसी चैप्टर के रिगार्डिंग एनीथिंग, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, फिजिक्स में कोई भी अगर आपको डाउट आता है, आपको एकेडमिक नॉन एकेडमिक कुछ भी, तो आप पूछ सकते हो बेझिझक। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट जो पार्ट है। मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैंने क्रॉप करके ऐड किया है अबाउट द होमोलोगस सीरीज, इसलिए ऐड किया क्योंकि जो नीट 2021 हुआ था मेरे टाइम पे, उस पर एक्चुअली वहाँ उस टाइम पे आई थिंक ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसमें मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करता हूँ क्योंकि आजकल जो है ना AR टाइप का पैटर्न, स्टेटमेंट टाइप का पैटर्न वाला क्वेश्चन आ रहा है आजकल। ठीक है, तो उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, क्लियर है। एक जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एल्केन के लिए CnH2n+2 होता है, एल्कीन के लिए CnH2n होता है, एल्काइन के लिए CnH2n-2 होता है। एक जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला से उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो सक्सेसिव जो मेंबर्स होते हैं दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन मॉलिक्यूलर फार्मूला बाई CH2 यूनिट या फिर 14 यूनिट। 14 यूनिट CH2 का मॉलिक्यूलर वेट 14 आता है, इस वजह से 14 यूनिट आप बोल सकते हो। तो एसर्सन में अगर मैं दूं कि होमोलोगस सीरीज के मेंबर जो होते हैं उनको हम जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा हो गया एसर्सन। और रीज़न में मैं दूं कि इनके सक्सेसिव मेंबर्स जो होते हैं वो CH2 यूनिट से डिफर करते हैं। तो यहाँ पे बताओ आपका करेक्ट आंसर जो वो क्या होगा। तो करेक्ट जो आंसर होगा कि बोथ एसर्सन एंड रीजन इन करेक्ट एंड रीजन इज एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्सन, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। कैसे? एसर्सन में है कि होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स को हम जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और हम जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्यों रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी एसर्सन रीजन वाला क्वेश्चन है ना, एसर्सन को रीड करने के बाद वाई, ये आप खुद से पूछना कि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, उससे आपको अप्रोक्सीमेट आंसर मिल जाएगा एंड उससे आपको रीज़न पता चल जाएगा कि रीज़न जो वह एक्सप्लेन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। इनकेस अगर रीज़न करेक्ट हुआ तो वहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है नहीं, उसके लिए आपको बस वाई पूछना है, क्यों ऐसा हो रहा है एसर्सन पढ़ने के बाद। ठीक है, तो हमने पढ़ा एसर्सन में कि जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्यों कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके जो मेंबर्स है उनके बीच का जो डिफरेंस हो रहा है, मतलब उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज यूनिफॉर्म डिफरेंस, वेरिएबल डिफरेंस नहीं है, यूनिफॉर्म डिफरेंस आ रहा है। CH2 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 सारे मेंबर्स, सक्सेसिव मेंबर्स के बीच का डिफरेंस CH2 का डिफरेंस आ रहा है, इस वजह से हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। इनकेस अगर मान लो पहले दो मेंबर्स के बीच में CH2 का डिफरेंस आता, फिर सेकंड थर्ड के बीच में C2H5 का आता, फिर उसके बाद CH2 का आ रहा है, फिर उसके बाद C2H5 आ रहा है, फिर C3H उसके बाद मतलब समथिंग आ रहा है। तो अगर वेरिएबल अगर डिफरेंस होता तो क्या आप एक सिंगल फार्मूला से, एक जनरल फार्मूला से क्या सभी को रिप्रेजेंट कर पाते? नहीं, क्योंकि सबका फार्मूला मतलब उस पर फिट ही नहीं बैठता ना। तो इस वजह से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट क्यों कर पा रहे हैं, बिकॉज दे डिफर बाय अ यूनिफॉर्म डिफरेंस एंड दैट डिफरेंस इज CH2 का डिफरेंस, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे रीजन आपका एक्सप्लेनेशन भी हो जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ना हमारा IUPAC नेमिंग के ऊपर है। ये डायग्राम NCERT के अंदर दिया हुआ था, तो मैंने यहाँ पे पिक कर लिया क्योंकि मतलब यहाँ से जो है ना एक टाइप का जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है वो है आपका फिल इन द ब्लैंक, जैसे ABCD ऐसा बोल देगा और बोलेगा कि यहाँ पे ABCD को आपको बताना है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये करेक्ट कर लेना, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है एक्चुअली, ये भी आपका ब्रांच ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका A जो है वो सबसे पहले ये आपका पेरेंट कार्बन चेन है।
ठीक है। पीसीसी है आपका, ये OH अल्कोहलिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप हो गया, एंड ये सारे आपके सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट को हम यहाँ पे ब्रांच भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है यहाँ पे। अब देखो IUPAC नोमेनक्लेचर के रिगार्डिंग जो 4 स्टेटमेंट है जो इंपॉर्टेंट है आपके NCERT के अंदर गिवन है, एंड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रिगार्डिंग द IUPAC नोमेनक्लेचर हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट दिए जाएंगे, रीड करते हैं। पहला जो स्टेटमेंट है कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो होता है हमारा मॉलिक्यूल्स के अंदर, उसको आइडेंटिफाई करना है। मतलब कि हमें सिंपली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट हमें करना है, जो कि बिल्कुल सही है। जब भी आप नोमेनक्लेचर करते हो तो आप कोशिश करते हो कि हमें सबसे बड़ा से बड़ा कार्बन चेन जो वो सेलेक्ट करना है, तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड में कि जो नंबरिंग हम करते हैं इन सच वे कि जो ब्रांच कार्बन एटम्स होते हैं दे गेट्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। इसको आप समझो कैसे कि अगर मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दूं आपको ये, और यहाँ पे मैंने मिथाइल को एज अ ब्रांच हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारा PCC पेरेंट कार्बन चेन हो गया। अब सोच रहे होगे आप कि सर मैं ये भी तो सेलेक्ट कर सकता हूँ। बिल्कुल करेक्ट है, आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हो, नेमिंग पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो दोनों में से आप कोई भी सेलेक्ट करो, मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। सो अगर हम यहाँ पे नेमिंग करते नंबरिंग करते हैं तो हम 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हो गई, या तो 1 2 3 4 5 6 लेफ्ट से या फिर राइट से हम कर रहे हैं। तो दोनों में से कौन सा करेक्ट है? तो अगर आप देखो तो ये जो ब्रांच आपका जो CH3 है, ये CH3 अगर हम लेफ्ट से कर रहे हैं तो सेकंड नंबर पे आ रहा है, और राइट से कर रहे हैं तो 5th नंबर पे आ रहा है। तो अभी हमने रूल पढ़ा कि जो ब्रांच है उसको सबसे लोएस्ट नंबर देना है। दैट मीन्स हमें लोएस्ट नंबर यहाँ पे 2 है आपका, कम छोटा कौन है? 2 है ना। तो इसमें से ये आपका करेक्ट है और ये नंबरिंग आपका गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, जब भी ब्रांच प्रेजेंट होगा उसको सबसे लोएस्ट लोकेंट नंबर प्रोवाइड करना है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है कि लोअर नंबर इज गिवन टू द वन कमिंग फर्स्ट इन द अल्फ़ाबेटिकल लिस्टिंग। अब देखो अगर मैं यहीं पे अगर फिर से वो स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूँ, यहाँ पे मिथाइल अटैच कर दें और यहाँ पे Br अटैच कर दें, अब हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए, 2 ब्रांच आ गए। अब आपको नंबर करना है, कैसे करोगे? फिर से वही पॉसिबिलिटी है, राइट लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6 और राइट से हमारा 1 2 3 4 5 6। अगर आप देखो तो मिथाइल M से स्टार्ट हो रहा है। जब भी एक से ज़्यादा ब्रांच हो ना तो आपको अल्फ़ाबेट से सोचना है। मिथाइल M से स्टार्ट हो रहा है, ब्रोमो Br ब्रोमो B से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट में B पहले आता है या M पहले आता है? B पहले आता है ना, B पहले आता है। दैट मीन्स हम नंबरिंग जो करेंगे वो B के अकॉर्डिंग करेंगे। B जो है उसको सबसे लोवेस्ट नंबर हम प्रोवाइड करेंगे। तो लोवेस्ट नंबर हम प्रोवाइड हम कर रहे हैं इसमें, ये वाला सबसे लोवेस्ट नंबर है, इसमें तो 5 मिल रहा है ना Br को, तो ये गलत होगा और ये नंबरिंग सही हो जाएगा। तो ये क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको बोला गया है कि जब हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब ऐसे अल्फ़ाबेट जब हम रीड करते हैं तो उसमें आइसो नियो को कंसीडर तो करते हैं, बट सेक एंड टर्स को कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे आपका अगर नियोपेंटेन दिया जाए, नियोपेंटाइल ग्रुप मतलब ब्रांच है तो नियोपेंटाइल है, और एक आपको टर्स ब्यूटाइल दिया जाए, तो अगर पूछा जाए कि यहाँ पे जब आप अल्फ़ाबेट करोगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, लाइक एक से ये ऐसा ब्रांच है, इसके साथ और भी ब्रांच प्रेजेंट है, तो अल्फ़ाबेटिकल में नियोपेंटाइल N से स्टार्ट हो रहा है, नियोपेंटाइल N से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसका अल्फ़ाबेट हम N लेंगे। बट टर्स ब्यूटाइल में आप टर्स T कंसीडर नहीं करोगे, मतलब टर्स नहीं लोगे, आप ब्यूटाइल B लोगे, तो इसका अल्फ़ाबेट B से स्टार्ट हुआ, तो B से आप कंपेयर करोगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये 4 आपके स्टेटमेंट थे, बहुत सिंपल, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आपको इन स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखने हैं। अब मैंने जो है ना IUPAC नेमिंग के लिए कुछ मैंने आपको होमवर्क प्रोवाइड किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, टोटल 9 यहाँ पे हो गए, और यहाँ पे एक्स्ट्रा में कुछ आपके 5 स्ट्रक्चर्स हैं, और ये आपके आंसर्स भी है। ये ऊपर वाले 9 के आंसर्स है और ये इनके आंसर्स यहाँ पे गिवन है। तो आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप खुद से इसकी नेमिंग करो, IUPAC नेमिंग वगैरह करो, आपने पढ़ रखा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग कहीं भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, आप बेझिझक पूछ लेना, ठीक है। यहाँ तक IUPAC नेमिंग तक अच्छे से बिल्कुल क्लियर है, कोई भी डाउट हो बिल्कुल पूछ लेना। सो जो हमारा अगला जो टॉपिक है जो है ना वो आइसोमेरिज्म है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा टॉपिक आइसोमेरिज्म का भी। आइसोमेरिज्म में सबसे पहला जो मैं यहाँ पे मैंने लिखा है कि C5H12, मतलब कि जो हमारा पेंटेन जो होता है उसके टोटल 3 आइसोमर होते हैं, याद रखने हैं आपको, स्ट्रक्चर भी याद रखने हैं। पेंटेन होता है, आइसोपेंटेन होता है, नियोपेंटेन होता है। तो पेंटेन में आपका सिंपल ऐसा स्ट्रेट चेन बनेगा। आइसो में हम क्या करते हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, मतलब कि ये आइसो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और नियोपेंटेन में हम कैसा बनाते हैं स्ट्रक्चर, ये C, ये टोटल आपका नियोपेंटेन हो गया। तो ये 3 आपके आइसोमर्स होते हैं जो पेंटेन के एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है।
तो उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पोजीशन आइसोमर। देखो जब भी आपको आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको क्या सोचना है कि आइसोमर है या फिर नहीं है, आइसोमर है भी या नहीं, ठीक है, ये चीज़ आपको पहले सोचना है। फिर उसके बाद देखना है कि क्या उनमें डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, वो चीज़ आपको देखना है। तो ये अप्रोच हम अपनाते हैं, ठीक है, और इसी को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें ये दो स्ट्रक्चर दिए, हमें बताना है कौन सा आइसोमेरिज्म है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 3 कार्बन है, हाइड्रोजन हर जगह बैलेंस होता है तो हाइड्रोजन पे फोकस नहीं करना है। तो 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन, इसमें भी 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन, कोई पाई बॉन्ड वगैरह कुछ नहीं है। दैट मीन्स ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो क्या डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे अगर आप देखो तो OH ग्रुप फर्स्ट कार्बन से अटैच है और यहाँ पे देखो तो OH ग्रुप आपका सेकेंड कार्बन से अटैच है। OH ग्रुप एल्कोहलिक ग्रुप दोनों में फंक्शनल ग्रुप भी सेम है हमारा। पहले हमने देखा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फिर हमने देखा कि फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो फिर हमने क्या देखा कि OH का पोजीशन एक्चुअली डिफरेंस है, डिफरेंस आ रहा है इसमें। इसका मतलब ये आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया। ओके, फिर हम सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। ये सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल है, हमने सारे एग्जांपल इसमें अच्छे से कवर कर लिए हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और ये हमें स्ट्रक्चर दिया गया 1 2 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन 1 पाई बॉन्ड, यहाँ पे इसमें भी 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन 1 पाई बॉन्ड। दैट मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, आइसोमर है हमारे। अब आइसोमर है, फिर हमें क्या देखना, फंक्शनल ग्रुप सेम है या नहीं है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड कार्बन, दैट मीन्स कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर CHO ग्रुप है, उसके साथ ये अटैच है, दैट मीन्स ये एल्डिहाइड है, तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। इसका मतलब ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। क्लियर है। अब आता थर्ड, आपको एग्जांपल दिया गया C4H10O का, मतलब ये एक ईथर है और उसका स्ट्रक्चर दिया गया है CH3O C3H7। देखो यहाँ पे ये आपका ऑक्सीजन है और इसके साथ एक इधर तो एक कार्बन अटैच है, मतलब CH3 है, और इधर आपका 3 कार्बन अटैच है। फिर दूसरे वाला में C2H5 है दोनों साइड पे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर एक्चुअली है CH3O C3H7, मतलब CH3O C3H7, फिर C2H5O C2H5, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ये जो ऑक्सीजन है इसके साइड दोनों साइड जो चेन है वो एक्चुअली डिफर कर रहा है। इधर 1 कार्बन, इधर 3 कार्बन, और इधर 2 कार्बन 2 कार्बन। इसको कंपेयर मत करो, इन दोनों को कंपेयर करो। इसमें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 2 कार्बन, मतलब कि एक तरह से दोनों साइड जो आपका जो चेन है ना वो डिफर कर रहा है इन दोनों के अंदर। इस वजह से ये आपके मेटामर्स कहलाते हैं या फिर मेटामेरिज्म हो गया ये, ठीक है। तो ये आपका आइसोमेरिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे, मतलब जो एनसीईआरटी के थे जो भी एग्जांपल्स दिए गए थे वो मैंने पिक किया एंड उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो अप्रोच क्या होगा आपका, पहले आपको चेक करना है कि आइसोमेरिज्म मतलब आइसोमर है या फिर नहीं है, मतलब कि मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको चेक करना है। तो पहले आपको देखना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे देखेंगे, जो आपके कार्बन एटम होने चाहिए या अदर एटम लाइक ऑक्सीजन हैलोजन, मतलब अदर जो भी एटम है वो सारे आपको इक्वल होने चाहिए, पाई बॉन्ड नंबर इक्वल होने चाहिए, ठीक है। सेकंड थिंग आपको उसके बाद चेक करना फंक्शनल ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप वह सेम है या फिर नहीं है, और वो भी सेम है तो फिर उसके बाद डिफरेंस देखो क्या है एंड उसके बाद आपको अप्रोच करना है। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट टू अप्रोच इन केस ऑफ आइसोमेरिज्म। अब जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है होमोलेटिक एंड हेट्रोलेटिक फिजन, ठीक है। फिजन या क्लीवेज का मतलब होता है कि बॉन्ड का हम ब्रेकडाउन हम कर रहे हैं। तो देखो हेट्रोलेटिक में क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब कि हम उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पूरा का पूरा किसी एक को हम प्रोवाइड करते रहे, एंड होमोलेटिक में हम बराबर हम डिस्ट्रीब्यूट हम कर रहे हैं। तो जैसे CH3Br यहाँ पे दिया गया, तो जब हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद हम क्या करें, इस बॉन्ड में एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमने Br को दे दिया तो Br माइनस बन गया और CH3 से इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब कि CH3 प्लस बन गया। तो जब भी यहाँ पे बॉन्ड का फिजन होगा एंड वहाँ पे प्लस माइनस वाले जब भी स्पीसीज बनेंगे तो वो आपका हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कहलाता है या हेट्रोलाइटिक फिजन कहलाता है। एंड होमोलाइटिक का मतलब होता है कि वहाँ पे बॉन्ड का हमने ब्रेकडाउन किया, एक इलेक्ट्रॉन इसको और एक इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, मतलब कि R डॉट X डॉट, दैट मीन्स फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो एनी बॉन्ड फिजन जहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है वो आपका होमोलिटिक फिजन कहलाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको कोई भी जैसे आपको बॉन्ड का फिजन का डायग्राम दे दिया जाएगा एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज हेट्रोलिटिक फिजन और होमोलिटिक फिजन, वो आपको आइडेंटिफाई करनी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपका जो एनसीईआरटी में जो स्टेटमेंट मिला वो है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को चेक करना एंड कार्बन फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को चेक करना। तो ऑलवेज आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए या कार्बन फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी के लिए उसके लिए हम अल्फा एच हम देखते हैं। अल्फा एच का कॉन्सेप्ट होता है। अल्फा एच एक्चुअली हाइपर कंजुगेशन की हम बात करते हैं, यहाँ पे हम अल्फा एच की बात करते हैं। नंबर ऑफ अल्फा एच जितना ज़्यादा होता है
स्टेबिलिटी उतनी ही उतना ही मतलब ज़्यादा होगा। जितना अल्फा एच ज़्यादा उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। अल्फा एच कैसे चेक करना है उसको हम सिंपल एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यही एग्जांपल लेते हैं हम, तो CH3 प्लस है हमारे पास, फिर सेकेंड वाले में CH2 प्लस के साथ CH3 अटैच्ड है, थर्ड वाले में CH प्लस है उसके साथ 2 CH3 अटैच्ड है, और लास्ट वाले में 3 CH3 अटैच्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो इस CH3 के साथ कोई अदर कार्बन अटैच्ड है क्या? नहीं अटैच्ड है, दैट मीन्स कोई अल्फा एच नहीं है, तो अल्फा एच यहाँ पे 0 हो गया। इस CH2 प्लस मतलब ये कार्बन जो प्लस है ना उसको आप फोकस करो, तो ये आपका कार्बोकेटायन है, इसके साथ ये वाला CH3 अटैच्ड है, ये वाला CH3 अटैच, और इसके पास टोटल कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है, तो अल्फा एच यहाँ पे 3 हो गया। इस कार्बोकेटायन के साथ 2 CH3 अटैच है, इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन, तो टोटल 6 अल्फा एच हो गया। यहाँ पे इस कार्बोकेटायन के साथ 3 3 6 3 9 मतलब टोटल यहाँ पे 9 आपके यहाँ पे अल्फा एच हो गए। ठीक है, तो इस तरह अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा जो अल्फा एच है वो लास्ट वाले के पास है 9, फिर उसके बाद 6 3 फिर 0, तो जितना ज़्यादा अल्फा एच होगा ना उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। इस वजह से ये इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर ये फिर ये फिर ये। सेम यही कॉन्सेप्ट जो सॉरी ये मतलब कार्बोकेटायन में सेम यही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर फ्री रेडिकल में भी अप्लाई होगा। आपको अल्फा एच चेक करना है, मतलब कि कार्बोकेटायन या जो कार्बन फ्री रेडिकल है उससे अटैच कितने कार्बन है, sp3 कार्बन, मतलब ये कार्बन आपको चेक करने हैं, एंड उनसे जुड़ा हाइड्रोजन ही अल्फा एच होता है, तो टोटल अल्फा एच ज़्यादा होगा, वहाँ पे स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरह आप ये दोनों स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेप्ट है। देखो न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है कि जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है या फिर लोन पेयर होता है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब एक्सेस जिनके पास इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का मतलब कि निगेटिव चार्ज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं उनके पास, या लोन पेयर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी आपको न्यूक्लियोफाइल आइडेंटिफाई करना, बस ये दो चीज़ आपको देखनी है। क्या देखना है आपको यहाँ पे कि या तो उनके ऊपर निगेटिव चार्ज हो या फिर उनके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट हो। अगर ये दोनों में से अगर कोई भी अगर एक होता है तो इसका मतलब कि वो आपके न्यूक्लियोफाइल हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जांपल से अगर देख तो सबसे पहला एग्जांपल जैसे हाइड्रोक्साइड का दिया गया, हाइड्रोक्साइड मतलब OH माइनस है, माइनस आ गया निगेटिव आ गया, दैट मीन्स ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया। साइनाइड में CN माइनस निगेटिव चार्ज आ गया, मतलब कि ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। फिर उसके बाद कार्बेनाइन है, कार्बेनाइन में भी निगेटिव चार्ज, दैट मीन्स ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब आता है वाटर दिया गया हमें, सिंपल आपको लोन पेयर वगैरह नहीं शो किया जाएगा, जस्ट आपको वाटर दे दिया, H2O दे दिया, तो H2O में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है ना, तो लोन पेयर है, दैट मीन्स ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया। R3N नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, R2NH नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, तो यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है, दैट ये आपके क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल होंगे। तो न्यूक्लियोफाइल को आइडेंटिफाई कर सकते हो सिंपली। अब आता है इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सिंपल, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है उनके ऊपर, तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रोफाइल्स के ऊपर। जैसे कार्बोकेटायन हमारा CH3 प्लस कार्बोकेटायन प्लस आ गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है मतलब इलेक्ट्रोफाइल है। या फिर आपको C डबल मतलब कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है। जैसे आप एग्जांपल समझो, अगर हम पहला अगर एग्जांपल अगर हम ले तो जैसे C डबल बॉन्ड O हमें दिया गया, C डबल बॉन्ड O हमें दिया गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ना इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, EN ज़्यादा होता है, तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, और जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आएगी, मतलब कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसी तरह अगर R3CX का जो एग्जाम्पल है उसमें X हैलोजन है, तो हैलोजन जब इस बॉन्ड के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हैलोजन्स, तो वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, दैट मीन्स ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो इलेक्ट्रोफाइल को आप दो तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इस तरह आपको इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स को आइडेंटिफाई करना। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं एंड उन एग्जांपल्स को हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल है या फिर वो न्यूक्लियोफाइल है, आपको भी बताना है। ठीक है, सो पहला एग्जांपल है HS माइनस। बताओ इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल है? निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब कि न्यूक्लियोफाइल होगा। BF3, अब BF3 को थोड़ा सा हम आगे अच्छे से समझेंगे, अभी होल्ड पे इसको रखो। C2H5O माइनस, निगेटिव चार्ज आ गया मतलब कि न्यूक्लियोफाइल होगा। CH3 होल थ्राइस N मतलब नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर का मतलब कि न्यूक्लियोफाइल हो गया। Cl प्लस, क्लोरीन प्लस, कोई भी हो, चाहे आप ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो नहीं देखना आपको, यहाँ पे आप सिंपली क्लोरीन के ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज लगा रहे हो। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है मतलब कि आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया। CH3C प्लस O, यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, नहीं भी देता तभी C डबल बॉन्ड O था, तो कार्बन पे पॉजिटिव आ गया ही, मतलब कि ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। NH2 माइनस, नाइट्रोजन के ऊपर निगेटिव चार्ज भी है, लोन पेयर भी है,
ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। NO2 प्लस में अगर देखें, अब NO2 प्लस में आप सोचोगे कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर आता है, ठीक है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर आता है, नहीं, आपको एग्जाम में यहाँ पे NO2 प्लस दिया गया है ना, प्लस है ऑलरेडी। मैंने ये बोला कि प्लस कहीं भी दिख जाए वो आपका इलेक्ट्रोफाइल ही होगा। जैसे हमने क्लोरीन के ऊपर में नो डाउट लोन पेयर होता है, बट इसके ऊपर प्लस आ रहा है, NO2 प्लस आ रहा है, दैट मीन्स ये आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो प्लस दिखेगा वो इलेक्ट्रोफाइल ही होगा, वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, ज़्यादा नहीं सोचना है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो प्लस वाले सारे हमारे इलेक्ट्रोफाइल, माइनस वाले सारे न्यूक्लियोफाइल, लोन पेयर वाले जितने भी होंगे वो सब हमारे न्यूक्लियोफाइल होंगे। डबल बॉन्ड O या हैलोजन के साथ अगर अटैच्ड कार्बन तो वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। अब BF3 का एग्जांपल थोड़ा हम समझते हैं। BF3 में क्या है कि बोरोन जो होता है ना, उसके पास आउटर NH2NP1 मतलब 2:2p1 कन्फिग्रेशन है, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, 3 + 3 मतलब कि 6 हो गए। तो इसके पास टोटल अब आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, बट अभी भी ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है। ऑक्टेट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, मतलब अभी भी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है इसके पास, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, एक्सेप्ट करना चाहेगा, इस वजह से ये अभी भी आपका इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। तो जो BF3 है वो भी आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। तो इस तरह हमने इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स को अच्छे से समझ लिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन था आपके जो NCERT में दिया गया, यू हैव टू आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। तो हम आइडेंटिफाई करते हैं। पहला जो आपका एग्जाम्पल जो है यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड O है, CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है आपका CH3C ट्रिपल बॉन्ड N एंड तीसरा एग्जाम्पल है CH3I, ठीक है। अब अगर आप देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ गया, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN जो होती है वो ज़्यादा होती है, वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इसकी वजह से कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ जाएगी, मतलब कि पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। C ट्रिपल बॉन्ड N में नाइट्रोजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो इसकी वजह से कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, मतलब कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसी तरह आयोडीन भी आपका हैलोजेंस में आता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। एंड जो आपके पॉजिटिव वाले होते हैं वही तो आपके इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ना, तो वही आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। इसका मतलब कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ पे तीनों में, ये जो कार्बन मैंने यहाँ पे जो लेबल किया है, ये आपका ये जो स्टार वाला जो है, ये सब ये आपके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गए। तो इस तरह आप इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है ना, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा बॉन्ड जो है वो ज़्यादा पोलर है, तो वो हम आपको आइडेंटिफाई करना है। देखो जब भी आपको ये पोलैरिटी आइडेंटिफाई करनी होती है ना, तो जस्ट तुम्हें ये देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या चेक करना है, EN का डिफरेंस चेक करना, अगर वो ज़्यादा अगर होगा दैट मीन्स पोलैरिटी जो होती है वो भी तुम्हारी। जो हमारा पहला एग्जांपल जो है ना, उसमें ये दिया गया है CH3H है एंड CH3Br है। तो कार्बन यहाँ पे देखो, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड, कार्बन एंड Br के बीच का बॉन्ड। ब्रोमीन जो होती है उसकी EN ज़्यादा होती है, जहाँ पे EN ज़्यादा होगा वहाँ पे डिफरेंस भी ज़्यादा होगा। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता EN का, दैट मीन्स EN का डिफरेंस जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ पे ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें पोलैरिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो CBr जो बॉन्ड है वो आपका मोर क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। उसी तरह सेकंड जो एग्जांपल है उसमें कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से बताओ कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन की मोर EN होती है। EN ज़्यादा मतलब कि डिफरेंस ज़्यादा, डिफरेंस ज़्यादा मतलब कि पोलैरिटी ज़्यादा, इसका मतलब ये CO बॉन्ड जो होगा ये ज़्यादा पोलर हो जाएगा। उसी तरह अब CO एंड CS में देखो तो वही ऑक्सीजन सल्फर में ऑक्सीजन स्टिल आपका मोर EN वाला होता है, मोर EN है दैट मीन्स उसका डिफरेंस ज़्यादा होगा, पोलैरिटी ज़्यादा होगी। तो CO जो है यहाँ पे बॉन्ड होगा थर्ड वाले में भी ज़्यादा पोलर हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे आप पोलैरिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है NCERT से मैंने पिक किया, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आए भी हुए कि आपको बताना है कि इनमें से इंडक्टिव जो इफेक्ट है वो किस कार्बन के बीच में सबसे कम लगेगा, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है C एंड Br। तो देखो जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ से आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, कार्बन ब्रोमीन के बीच में EN का डिफरेंस है, तो इसकी वजह से ब्रोमीन क्या मोर EN वाला इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, तो वह इलेक्ट्रॉन को फिर आगे वाले बॉन्ड से खींचेगा, इस वाले बॉन्ड से खींचेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव डेवलप होगा, फिर उसके बाद इस पर पॉजिटिव डेवलप होता है। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। और इंडक्टिव जो इफेक्ट होता है ना, I इफेक्ट जो होता है वो
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, मतलब कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट भी आपका कम होता चला जाएगा। तो अब क्लियरली बताओ यहाँ पे कि इसमें सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा। फिर उसके बाद यहाँ सबसे कम इस बॉन्ड के बीच में इंडक्टिव इफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि बी आर से ये सबसे ज़्यादा दूर है, तो जो सबसे ज़्यादा दूर होगा ना वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम लगता है। ओके, इसका मतलब कि यहाँ पे ये जो कार्बन जो है सबसे थर्ड वाला जो कार्बन होगा तो इफेक्ट विल बी लीस्ट इन बिटवीन द थर्ड कार्बन एंड हाइड्रोजन, मतलब कि ये जो थर्ड कार्बन उसके साथ जुड़ा हाइड्रोजन है, मतलब वहाँ पे जो बॉन्ड है सबसे लास्ट वाला जो टर्मिनल जो बॉन्ड है उनके बीच में सबसे लीस्ट इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो उसकी स्टेबिलिटी बतानी है, एक बार एग्जाम में आया था। एक और पॉइंट है कि जो रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर उन्हें हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी हम कहते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखना, बहुत बार जो है कैनोनिकल स्ट्रक्चर पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात कि हम यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कैसे कर रहे हैं, तो हमारे पास था CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO। अब CHO में देखो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, तो लोन पेयर प्रेजेंट है तो यहाँ पे पाई सिग्मा लोन पेयर ये कंजुगेशन फॉर्म हो रहा है, तो लोन पेयर ठीक है। यहाँ पे अगर देखो क्लियरली कि यहाँ पे जो है पाई सिग्मा पाई का कंजुगेशन है, पाई सिग्मा पाई है यहाँ पे, ठीक है। तो पाई इधर ट्रांसफर होगा, फिर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होगा। कंजुगेशन में क्या होता है, लाइक पाई सिग्मा पाई होता है ना, तो पाई बॉन्ड इधर जाता है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपके आगे चले जाते हैं, तो ये आपका कंजुगेशन में ऐसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे पहले हमने पाई को इधर ट्रांसफर किया तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, तो यहाँ से पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना अवे, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया, और ये वाला जो पाई बॉन्ड था ये इधर चला गया ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये आपका सेकंड स्ट्रक्चर बन गया। थर्ड स्ट्रक्चर में क्या होगा कि ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये इधर आ जाएंगे, और ये पाई बॉन्ड आपका इधर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो ये पाई वाला बॉन्ड इधर आएगा तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन अवे जा रहा है तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया, और ये वाला जो पाई बॉन्ड था ये इस कार्बन के ऊपर आ गया, इस कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे सिंपल पाई सिग्मा पाई का हमने कंजुगेशन यूज़ किया यहाँ पे। तो यहाँ पे अब तीन स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर पा रहे हो, तो ये तीनों स्ट्रक्चर जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहलाते हैं। अब हमें इनमें स्टेबिलिटी कंपेयर करना है, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टेबिलिटी हम बताना है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर 1 2 3 इनमें कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें आपका जो मतलब इसका जो ट्रिक होता है, पहला ये होता है कि जो न्यूट्रल इसमें जो स्ट्रक्चर होगा, न्यूट्रल वो मोस्ट स्टेबल होते हैं, मोस्ट स्टेबल होते हैं। फिर उसके बाद जो चार्ज वाले होते हैं ना उनमें हमें स्टेबिलिटी को कंपेयर करना। तो हेयर यहाँ पे आप यू कैन सी कि ये जो पहला वाला है जो न्यूट्रल है इसमें आपको कहीं भी प्लस माइनस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, मतलब कि टोटल चार्ज यहाँ पे 0 है। इस सेकंड वाले में प्लस माइनस दिख रहा है, मतलब कि ये चार्ज्ड स्पीसीज, ऐसा नहीं कि प्लस माइनस आप कैंसिल कर देना, प्लस माइनस चार्ज एक्चुअली वहाँ पे एटम के ऊपर प्रेजेंट है, मतलब ये चार्ज स्पीसीज है। यहाँ पर भी आपको चार्ज दिख रहे हैं, दैट मीन्स जो न्यूट्रल वाला होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब कि फर्स्ट की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। अब हमें सेकेंड थर्ड में कंपेयर करना है कि किसकी स्टेबिलिटी कितनी होगी। तो ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा EN वाला एटम होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा EN वाला एटम है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच कर रखता है, मतलब कि ऑक्सीजन को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उससे इलेक्ट्रॉन अवे जाए, मतलब कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है इस वजह से, और ये नेगेटिव वाला जो है मोर स्टेबल होगा, पॉजिटिव वाला लेस स्टेबल होगा, इस वजह से सेकंड आएगा फिर स्टेबिलिटी में, फिर आपका थर्ड आएगा। तो इस तरह यहाँ पे आप स्टेबिलिटी को बता सकते हो रेजोनेंस स्ट्रक्चर का। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट जो है वो आर इफेक्ट को कंपेयर करने के लिए दिया गया है। आर इफेक्ट का मतलब होता है रेजोनेंस, ठीक है, आर का मतलब होता है रेजोनेंस। तो हमें बताना है प्लस आर और माइनस आर। देखो प्लस आर वाले जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, प्लस आर मतलब कि प्लस प्लस ही है, उनके पास इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है, बहुत इलेक्ट्रॉन है उनके पास, तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे। एंड माइनस आर वाले माइनस में चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी में चल रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह का इफेक्ट है। तो प्लस आर वाला कौन होगा, कौन इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, जिसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन हैलोजन के पास भर भर के लोन पेयर होता है, फ्लोरीन में अगर देखो, क्लोरीन में देख लो, तो सब उनके पास पूरा लोन पेयर मतलब भरा पड़ा होता है। ठीक है, उसी तरह ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है, OR में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, OCOR ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, नाइट्रोजन लोन पेयर, नाइट्रोजन लोन पेयर, ये सारे लोन पेयर वाले हैं। तो यहाँ पे जो ये जो बॉन्ड ये निकल रहा है ना, फ्री हो रहा है यहाँ से, ये इस
इस वाले एटम को एक्चुअली आपको चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, और ये सारे लोन पेयर वाले भर भर के इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन देंगे मतलब कि प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे। और माइनस आर का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लेने का काम कौन करे, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल सी डबल बॉन्ड OOH, ऐसा है ना। तो कार्बन के साथ से ना ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, मतलब कि माइनस आर इफेक्ट शो करेगा। उसी तरह CHO में सेम वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर भी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी ऑक्सीजन की वजह से। यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी ये नाइट्रोजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। उसी तरह यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की EN ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की अगर कमी हो गई दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, मतलब कि माइनस आर इफेक्ट शो करेगा। तो प्लस आर वाले इलेक्ट्रॉन देंगे और माइनस आर वाले इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब उसके बाद जो है आपका एक दिया गया इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट प्लस ई माइनस ई, बहुत मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें बिल्कुल सिंपल सा। देखो आप डायग्राम बस इस पर फोकस करो, इस डायग्राम पे फोकस करो, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। प्लस ई इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो उस एटम पे ट्रांसफ़र होता है जहाँ पे रीएजेंट जो है जाकर अटैच्ड होता है। जैसे पहला अगर आप डायग्राम को देखो तो यहाँ पे हमें कार्बन ऐसा डायग्राम दिया गया और ये हमारा अटैकिंग रीएजेंट H+ है। तो H+ जो है ये इस कार्बन पे अटैक कर रहा है। अब ये जो पाई बॉन्ड जो है ना इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तभी हमारा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर जो कार्बन पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जिस एटम पे ट्रांसफर होगा उस पर निगेटिव और जिससे दूर जाएगा उस पर पॉजिटिव, मतलब इस कार्बन पे पॉजिटिव इस कार्बन पे निगेटिव, और ये H+ जो है आकर इस कार्बन से अटैच्ड हो गया। तो ये बन गया स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देख सकते हो आप, क्लियरली बन गया। तो ये आपका प्लस ई इफेक्ट होता है। कैसे हमने प्लस ई बोला, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे ट्रांसफर हुए जिस पे अटैकिंग रिएजेंट जाकर अटैच्ड हो रहा है। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जिस ट्रांसफर होंगे जिस पे अटैकिंग रिएजेंट जाकर अटैच्ड हो रहा है वो आपका प्लस ई इफेक्ट है। और माइनस ई में क्या होता है कि उस पर ट्रांसफर नहीं होता है जहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट अटैच्ड हो रहा है। जैसे अगर यहाँ पे अगर आप देखो तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे ट्रांसफर हो रहे हैं, CN- जाकर इस कार्बन पे अटैच नहीं होकर बल्कि ये इस पे अटैच हो रहा है। यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जिस पर ट्रांसफर होते हैं उस पर निगेटिव चार्ज आता है ना, तो निगेटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव था और ये CN- आकर इस कार्बन पे अटैच हो गया। मतलब कि अटैकिंग रीएजेंट उस कार्बन पे जाकर अटैच हो रहा है जिस पे इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इस वाले पे ट्रांसफर हुआ था बट CN इस पे जाकर अटैच हो रहा था, ये माइनस ई इफेक्ट हो गया। तो कॉन्सेप्ट समझ जाओ। प्लस ई का मतलब क्या होता है, प्लस ई का मतलब होता है कि अटैकिंग रीएजेंट जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उस एटम पे ट्रांसफर होते हैं जहाँ पे अटैकिंग रीएजेंट अटैच्ड होता है। और माइनस ई का मतलब कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उस एटम पे ट्रांसफर होते हैं जहाँ पे अटैकिंग रीएजेंट अटैच नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। एग्जाम में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। प्लस ई का मतलब कि फाइनली प्लस चार्ज आएगा और माइनस ई का मतलब कि फाइनली माइनस चार्ज प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो अल्टीमेटली माइनस चार्ज आ रहा है, इसमें अल्टीमेटली प्लस चार्ज आ रहा है। बट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत बार स्टेटमेंट आपको दे दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि जो इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक जो इफेक्ट होते हैं ना दे ऑपरेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट प्रीडोमिनेट करता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि जब भी आपका कहीं पे आई इफेक्ट लग रहा है एंड ई इफेक्ट मतलब कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लग रहा है तो जो इलेक्ट्रोमेरिक होता है वह प्रीडोमिनेट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक अगर क्वेश्चन पूछूँ कि अगर यहाँ पे रेजोनेंस भी अगर लग रहा है तो कौन डोमिनेट करेगा, आर इफेक्ट आपका डोमिनेट करेगा सबसे ज़्यादा, इलेक्ट्रोमेरिक से भी ज़्यादा वो डोमिनेट करता है। तो जो ऑर्डर आता है वो आप लिख लेना कि सबसे ज़्यादा आर इफेक्ट डोमिनेट करता है, फिर उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और फिर उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट, ये ऑर्डर होता है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो यहाँ पे हमें हाइपर कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट लगाना है। यहाँ पे इस कार्बोकेटाइन के पास सबसे ज़्यादा अल्फा एच होता है, इस वजह से ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और ये ऑर्डर आपका फॉलो होता है। जो हमने अल्फा एच निकाला था प्रीवियसली हमने देख लिया है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे एक असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है जो एक एग्ज़ाम में आया भी हुआ है कि यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन ये था कि जो टर्स ब्यूटाइल जो कार्बोकेटाइन जो होता है उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वह मतलब मिथाइल कार्बोकेटाइन या इथाइल कार्बोकेटाइन जो है उससे ज़्यादा होती है, ऐसा क्यों, वो हमें बताना था वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे एक्चुअली ऐसा स्टेटमेंट नहीं था, स्टेटमेंट में था कि असर्शन में कि जो टर्स ब्यूटाइल एक्चुअली ये जो है ना CH3
होल थ्राइस जो C+ होता है ये टर्स ब्यूटाइल कहलाता है। तो टर्स ब्यूटाइल जो कार्बोकेटाइन है वो आपका इथाइल कार्बोकेटाइन एंड मिथाइल कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल होता है, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और रीज़न भी था कि ये जो है आपका जो टर्स ब्यूटाइल है वो ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, इस वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, जो कि गलत स्टेटमेंट है। वो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से नहीं होता है बल्कि हाइपर कंजुगेशन की वजह से होता है। जो टर्स ब्यूटाइल है इसके पास सबसे ज़्यादा अल्फा एच होता है। अगर आप देखो तो यहाँ पे 3 CH3 अटैच्ड हैं, मतलब कि टोटल 6 अल्फा एच होता है, सॉरी 9 अल्फा एच होता है। लेकिन इथाइल में अगर आप देखोगे तो 3 अल्फा एच और मिथाइल में कोई भी अल्फा एच नहीं होता है, मतलब कि टर्स ब्यूटाइल में सबसे ज़्यादा अल्फा एच है, सबसे ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन है और इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा आती है। तो इस तरह हमने पार्ट 1 जो है इस चैप्टर का वो कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 2 के अंदर जो है हम जो आपका प्यूरिफिकेशन वाला पार्ट है एंड कुछ आपके जो जल्डाल मेथड वगैरह जो होते हैं, एस्टिमेशन वाले जो मेथड्स होते हैं उनको हम वहाँ पे देखेंगे। तो ये पार्ट 1 आपका था सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स का। आई होप आपको ये वीडियो जो अच्छे से मतलब आपको समझ में आया हो, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया हो। स्टिल आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड ये PDF जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे अभी सेंड कर दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो, उसको प्रिंट करा लो एंड उसको रिविज़न करते रहना। ओके, थैंक यू।